नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया चल रहा है। तो चलिए, स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का अपने वीडियो लेक्चर में। और ये नया वीडियो लेक्चर है क्लास 10th के हिस्ट्री चैप्टर 1 से संबंधित, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। 2 चैप्टर लगभग उसमें हो चुका है, और ये हिस्ट्री के चैप्टर को लेकर के मैं सामने आया हूँ इस वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है ना। चलिए समझते हैं नेशनलिज्म यूरोप की कहानी को। हिस्ट्री है, चैप्टर थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश पूरी रहेगी कि समझाया तो जाए, लेकिन इसको पार्ट वाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, पार्ट वाइज करने से थोड़ा आसान होता है, चीज़ें सेग्रीगेट करके समझ में आती है। छोटे छोटे एक बड़े से भाग को, बड़े से चंक को छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ के अगर समझोगे तो जल्दी से समझ में भी आएगा, और वो ज़्यादा समय तक याद भी रहता है। और एग्जाम का समय चूंकि नज़दीक है, तो ये आपके रिवीजन में काफ़ी मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। अब देखो, नेशनलिज्म एक दो तीन कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो अगला चैप्टर है वो नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से संबंधित है ना। अब चूंकि नेशनलिज्म ऑफ इंडिया से संबंधित है, तो हमें ये समझना हो, तो उसको समझने के लिए ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर यूरोप में चल रहा था 19th सेंचुरी के आसपास में, जहाँ पर राष्ट्रवाद की बात हो रही थी। अब इसी चैप्टर से शुरुआत होगा कि कैसे हम लोग राष्ट्रवाद को समझेंगे। ठीक है, और फिर उसी राष्ट्रवाद के फिलॉसफी पर हम लोग अपने देश में आज़ादी पाने का प्रयास करेंगे, और आज़ादी ले भी लेते हैं, है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को समझना है कि राष्ट्रवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ये विचारधारा क्या कहती है। ठीक है, और उससे पहले की क्या सिस्टम थी। तो बहुत साधारण सी बात है कि इसके पहले जो यहाँ पर शासन हुआ करता था यूरोप में, वो एब्सोल्यूटिस्ट शासन हुआ करता था, जो एक वर्ड का इस्तेमाल भी यहाँ पर किया गया है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब ये एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या थे, तो इसका भी डेफिनेशन आपकी किताब में ही लिखा है। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट या फिर सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज। ठीक है, किसी तरह का कोई उनके उनके ऊपर रोक नहीं होता है। ठीक है, बेरोक टोक ये लोग अपना शासन करते हैं। खास करके उस जमाने के जो मोनार्कल सिस्टम होते थे, मोनार्कल रिजाइम्स होते थे, उनके लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी निरंकुश होते थे, और इसमें जनता के अधिकार, राइट्स और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, फ्रीडम, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का कोई उसमें इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करता था। ठीक है, रिवर्स टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड एंड मिलिटराइज्ड एंड रेप्रेसिव। ठीक है, 3 फीचर थे इस एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम के। क्या क्या, वो सेंट्रलाइज सिस्टम था, वो मिलिटराइज था, और तीसरा क्या था, रेप्रेसिव था। अब इससे जनता काफ़ी परेशान हो चुकी थी, जनता को एक नया व्यवस्था चाहिए था। सो दे स्टार्टेड अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। अब देखो, अब इसकी शुरुआत इस चैप्टर में किया गया है। एक फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक व्यक्ति है, फ्रेडरिक सोरियो। ठीक है, अब ये जो फ्रेडरिक सोरियो है, इसने कुछ चीज़ें विजुअलाइज करी। क्या क्या विजुअलाइज किया इसने, एक यूटोपियन विजन देखा ना। व्हाट दिस इज यूटोपियन विजन, क्या है यूटोपियन विजन। देखो, यूटोपियन इज नथिंग बट एक तरीके का एक ऐसा कल्पना कह सकते हैं, जो इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है, एक ठीक है, यूटोपियन का मतलब ये होता है, यूटोपियन फिलोसफी बोल लीजिए, यूटोपियन विचारधारा बोल लीजिए, इसका मतलब ये होगा कि ऐसी विचारधारा जो काल्पनिक है, लेकिन शायद ही वो हकीकत में तब्दील हो सकती है। तो इस यूटोपियन विजन के अंतर्गत फ्रेडरिक सोरियो ने क्या देखा था। इसने देखा था विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, है ना। तो क्या अब समझ में आया हमें यूरोपियन विजन के बारे में। एक ऐसा विजन ऑफ सोसाइटी जो इतनी आइडियल है कि वो उसका एग्जिस्ट हो पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो ठीक है, सपना देखने से ही सपना सच होता है, तो बस यही बात है। तो इसने एक सपना देखा, फ्रेडरिक सोरियो ने, और उसको उस सपने के तहत इसने ये एक चित्रांकन किया। ठीक है, 4 इमेजेस इसने जारी किए थे। ठीक है, क्रिएटेड सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, 4 तरह का प्रिंट इसने जारी किया, जिसमें ये क्या विजुअलाइज कर रहा था, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, तो अब जनता ये सोचने लगी थी कि अब हमें मोनार्कल सिस्टम से बाहर हट करके हमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक स्थापित करना है। ठीक है, ये इसका विजुअलाइजेशन था। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत पहले पिक्चर के अंतर्गत ही डिपिक्टेड अ पावरफुल यूटोपियन विजन वेयर पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है, मेन एंड वुमेन ऑफ वेरियस एजेस एंड सोशल क्लासेस मार्च इन यूनिटी टू पे होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर है। ठीक है,
और ये क्या कर रहे हैं सभी लोग, खास करके अमेरिका जो है इस चीज़ को लीड कर रहा था, स्विट्जरलैंड थे, फिर जर्मनी था, फ्रांस था, और ऐसे सो ऑन बाकी जो नए नए देश निकल के आ रहे हैं उसी रास्ते पे चलते हुए आ रहे हैं। और नीचे में रिमनेंट्स ऑफ द एब्सोल्यूटिस्ट रेजाइम जो है ये इस तरफ ये पूरा छितराया हुआ है। ऊपर से कहीं ना कहीं एक रिलीजियस यूनिटी भी दिखाई जा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फ्रैटर्निटी लिखा हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, इसको सिंबलाइज किया गया है, इसको एनलाइटनमेंट की देवी माना गया है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या माना गया, पर्सोनिफाइड एज फीमेल फिगर, ये क्या थी, एक फीमेल फिगर इन्हें माना गया। सिंबलाइज एनलाइटनमेंट एंड इंडिविजुअलाइज, ठीक है, ये किसकी देवी थी, किसके तरीके से इसे किया गया, इसे एनलाइटनमेंट की देवी माना गया और साथ में इंडिविजुअल राइट्स देने वाली माना गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से, जहां राइट्स नहीं हुआ करते थे ऐसे शासनकाल में, अब हम एक ऐसा इमेजिनेशन करके आ रहे थे लोग, जो यूरोप के लोग थे, वही अब सबके पास क्या होंगे, अपने अपने अधिकार होंगे, महिलाओं के पास, पुरुषों के पास। और इसके अलावा और भी कुछ बातें थी इस सिंबलाइजेशन के पीछे। देखिए, अब इसमें क्या है कि सी हेल्ड अ टॉर्च इन वन हैंड, ठीक है, उनके हाथ में एक टॉर्च है, रिप्रेजेंटिंग एनलाइटनमेंट। अब ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि भाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो क्या सिंबलाइज करती है, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, आप देख लो इसको कि उसके उनके हाथ में एक टॉर्च है, ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनलाइटनमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। और हाँ, साथ में चार्टर ऑफ राइट्स लिए हुए हैं, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर, एम्फेसाइजिंग द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी विच वाज सेंट्रल टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर क्या बहुत बहुत काफी इसका महत्व है। क्या महत्व है कि भाई एक हाथ में टॉर्च है जो एनलाइटनमेंट दर्शा रहा है, दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स है जिसमें कुछ फिलोसफीज लिखे हैं, प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि किस आधार पर नया फ्रांस का जो दुनिया होगा या जो समाज होगा वो आधारित होगा। तो कौन कौन से सिद्धांत की बात कही गई है, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की। लिबर्टी मतलब जो एक तरीके से आज़ादी, सोच विचारों की आज़ादी, काम करने की आज़ादी। ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम, ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इक्वलिटी की बात हो रही है, उसके बाद फ्रैटर्निटी की बात हो रही है। और साथ में इस पिक्चर में क्या है, फोरग्राउंड द ब्रोकन रिमिनेंट्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम्स ले स्कैटर्ड, सिंबलाइजिंग रिजेक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड एंड ऑपरेसिव मोनार्की। ठीक है, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो इमेज बनाया है उसको आप अपने शब्दों में डिपिक्ट कीजिए, उसके बारे में आप समझाइए। तो ये लाइंस आप लिख सकते हैं आराम से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ उसको। ठीक है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं इसको बहुत समराइज्ड वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ थ्रू this notes that I have created. अब इन दिस विजन वर्ल्ड्स पीपल वे डिपिक्टेड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। ठीक है, अब जितने भी लोग थे उस समय, उसमें लोगों को कैसे डिस्टिंक्ट नेशंस के तौर पर दिखाया गया, अलग अलग सेपरेट एंटिटी करके दिखाया गया। और हर किसी का अपना एक नेशनल फ्लैग था, हर किसी की अपनी एक पहचान थी, कॉस्ट्यूम्स थी। और प्रोसेशन को, मतलब इस जुलूस को कौन लीड कर रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, जो कि उस समय में पहले ही क्या हो चुके थे, स्टैब्लिश्ड हो चुके थे नेशन स्टेट के तौर पर। ठीक है, ये एज अ राष्ट्र पहले से ही स्थापित हो चुके थे। अब हम लोगों को आगे वाले पेज में समझेंगे कि एक राष्ट्र की परिभाषा क्या हो सकती है, राष्ट्र क्या होता है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है क्योंकि हम लोग राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में राष्ट्र की परिभाषा समझना जरूरी है। देखो, राष्ट्र बेसिकली, नेशन अगर हम लोग देखते हैं, एक होता है कंट्री। ठीक है, एक टर्म आता है, एक टर्म बोलते हैं हम लोग कंट्री, बहुत साधारण सी बात है। और एक है नेशन। तो कंट्री जो है वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एक पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल एंटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल एंटिटी हम लोग बोल सकते हैं। और लेकिन जब राष्ट्र की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत एक चीज जुड़ जाता है, वो जुड़ता है क्या, इमोशन जुड़ जाता है, लोगों का इमोशन जुड़ता है। ठीक है, राष्ट्र के साथ जब इंडिया को, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया को एज अ राष्ट्र देखते हैं तो इंडिया के प्रति एक जबरदस्त इमोशन पैदा होता है। ठीक है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या भाव रहता है ना, जब हम किसी हमारा कोई मिलिट्री ये हो रहा होता है या कुछ इस तरह की बातें हो रही होती है, जैसे हमारा राष्ट्रगान है बज रहा होता है, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है अंदर, एक इमोशन जगता है देश के प्रति, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि उस समय हम देश को केवल एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के तौर पर नहीं देख रहे होते हैं, उसको हम लोग पर्सोनिफाई कर चुके हैं। ठीक है, उसकी अलग अलग चीजों से। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भी अपने देश को माँ की संज्ञा दी गई है, भारत माता बोला जाता है। तो हम लोगों ने अपने देश को, जो कि एक ज्योग्राफिकल एंटिटी है, जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उसको हम लोगों ने पर्सोनिफाई किया, मतलब अपने इमोशन से उसको जोड़ा है। साथ में यहाँ के लोग, चाहे वो जो भी हो, जिस भी धर्म के हो, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो सभी लोग इसी धरती पर रहते हुए, इसी भूमि पर रहते हुए, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सदियों से एक साथ फॉलो करते आए हैं, रहते आए, एक तरह के पैटर्न में रहे हैं। ठीक है, जो सबको बांधे हुए हैं। जब इस तरह का एक यूनाइटेड विजन तैयार होता है और हम अपने एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के साथ इस तरह के इमोशन से जुड़ते हैं, तो फिर निर्माण होता है राष्ट्र का। ठीक है, तो इस राष्ट्र के निर्माण होने में इमोशन का जुड़ना जरूरी है। इमोशन तभी जुड़ेगा जब चीजों को थोड़ी पर्सनिफाई की जाएगी, जब उसका अपना एक इतिहास होगा, जबकि अपनी उसकी एक संस्कृति होगी, कल्चर होगा, जब उसके बारे में हम लोग जानेंगे, पहचानेंगे और
मतलब जितनी भी तरह की डाइवर्सिटी है, उन डाइवर्सिटी को महत्व ना दे करके यूनिटी को जब महत्व देते हैं, ठीक है, तब जाकर के एक राष्ट्र का निर्माण होता है। दैट इज वाई इंडिया, ठीक है, इज कॉल्ड अ डाइवर्स नेशन, या फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक अच्छा उदाहरण है। बस वही बात यहाँ पर लागू होता है। जब ये कॉन्सेप्ट जो भारत में आया, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत यूरोप से होती है, ठीक है। नेशनलिज्म की शुरुआत यूरोप से होती है। अब फिर धीरे धीरे जब हमें आज़ादी चाहिए थी, तो फिर इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्र क्या है। खैर, आगे इसकी चर्चा फिर से होने वाली है। तो ये पहला पेज तो क्लियर है ना। फ्रेडरिक सोरियो 1848, इसने पिक्चर बनाया, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक्स के आधार पर एक यूटोपियन विजन दिया, जिसमें देशों को, अलग अलग नेशंस को डिस्टिंक्ट नेशंस का दर्जा मिला। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। साथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या सिंबलाइज कर रही है? तो हाथ में एक एनलाइटनमेंट का टॉर्च है, फिर साथ में एक क्या है, बोल सकता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ, इंडिविजुअल राइट्स है ना, चार्टर ऑफ राइट्स फॉर मैन इन द अदर हैंड है, जिसके पास जो प्रिंसिपल्स है वो लिबर्टी है, इक्वलिटी है और फ्रेटर्निटी का को शो कर रहा है, जिस आधार पर नए देश बनने हैं, ठीक है, ये कल्पना देखे जा रहे हैं। उसके बाद फिर इस पिक्चर में क्या डिपिक्ट किया गया है कि जो भी रेमिनेंट्स है एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम्स की, वो नीचे टुकड़ों में पड़ी है, और बाकी सभी देश यूएसए जैसे कंट्री को पीछे से फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल पहले पेज का पूरा समरी और एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरे पेज में इसी चीज को किस तरीके से समझाया गया, तो पहले समझिए इसको कि 1848 का जो फ्रेडरिक सोरियो का जो आर्टवर्क रहा, एक यूटोपियन विजन वगैरह तो हो ही गया। अब इस प्रोसेशन में फ्रांस है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर की मदद से, ठीक है, लीड्स द वे टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इट इज फॉलोड बाय द जर्मन पीपल्स कैरिंग द ब्लैक, रेड एंड द गोल्ड फ्लैग, सिंबलाइजिंग देयर एस्पिरेशंस फॉर यूनिफिकेशन अंडर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय जब जर्मनी जो है यूनिफाई नहीं हुआ था, ठीक है, फिलहाल फिर भी जर्मनी को दिखाया गया कि जर्मनी भी चाहता है अपने आप को यूनिफाई करे, इसलिए इसके ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग है यहाँ पर, जो इसके यूनिफिकेशन को दर्शा रहा है, ठीक है। साथ में है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया जो है इनके पीछे पीछे प्रोसेशन में खड़े हैं। अब क्राइस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है साथ में, और साथ किनके, बाकी सेंट्स के साथ दिखाया गया है, ठीक है। एंड एंजल्स रिप्रेजेंट फ्रैटर्निटी एंड यूनिटी अमॉन्ग नेशंस। तो एक तरीके से रिलीजियस भी बोल सकते हो कि रिलीजियस यूनिटी को भी इस फोटो में दिखाने का, फोटोग्राफ में दिखाने का प्रयास किया गया है। अब इस माध्यम से शुरुआत होता है कुछ नए प्रिंसिपल्स की, ठीक है। या फिर इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या है कि 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो नेशनलिज्म की जो बातें थी ना, उसने यूरोप के पूरे मानसिकता पर प्रभाव डाला था और उसको चेंज किया था, वहां के सोचने, विचारने और काम करने के तौर तरीकों को, ठीक है। द एंड रिजल्ट क्या हुआ इस बदलाव का कि एक नेशन स्टेट का विचार सबके मन में आया कि अब हम एक नेशन स्टेट बनाएंगे, मतलब राष्ट्र का निर्माण करेंगे। अब नेशन स्टेट क्या होता है? जो मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स थे, उन सब की जगह अब एक नेशन स्टेट बनेगा, ठीक है। द concept of practice of modern state in which centralized power exercise sovereign control over clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens, not only its rulers, came to develop a sense of common identity and shared हिस्ट्री और डिसेंट। जैसे मैंने बताया, जैसे ही हम राष्ट्र की बात करते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं, मतलब ये कि जो जोग्राफिकल एंटिटी है वो, और वहां पे रह रही जो जनसंख्या है वो, चाहे कितनी भी डाइवर्स हो, ठीक है, जो उसके जो पावर होंगे वो, या फिर कह सकते हैं उनकी, उसकी जो अपनी एक संस्कृति होगी, वो कॉमन होगा। वो लैंड के इतिहास, इसका इतिहास है कि कॉमन हिस्ट्री शेयर करेगा, कॉमन कल्चर शेयर करेगा, कॉमन ट्रेडिशन शेयर करेगा, और एक इमोशन का डेवलपमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये नेशनलिज्म इज एक क्या विचारधारा है जो यहाँ पैदा लेता है। और जो पुराने जो सिस्टम है, जो काफ़ी बाइफर्केटेड थे, चीज़ों को अलग अलग करके देखती थी और डिविजन्स करके रखती थी, और राइट्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड था, ठीक है, इक्वल डिवीजन नहीं किया गया था। तो ये विचारधारा को रिप्लेस करके एक यूनाइटेड विचारधारा के साथ चलने को ही एक नेशन स्टेट के को कहा गया, ठीक है, यहाँ पर। तो बेसिकली जब नेशनलिज्म की शुरुआत हुई तो एक नेशन स्टेट बनाने का दिमाग में लोगों के आने लगा, कहाँ पर? यूरोप में, ठीक है। नाउ दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, इट वॉज फॉर्स थ्रू द स्ट्रगल्स, थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल। अब ये जो बातें निकल के सामने आ रही थी किस चीज की, नेशन स्टेट बनाने की, ये कोई बहुत पहले से तो थी नहीं, लेकिन जब साथ में लोग काफी समय से जब रहने लगते हैं, ठीक है, कॉमन इतिहास, कॉमन कल्चर, कॉमन फाइट, कॉमन संघर्ष झेलते हैं, सभी को के लिए लगभग बराबर संघर्ष होता है, सबका दुश्मन लगभग एक ही हो जाता है, ठीक है, भले परेशानियां अलग अलग हो लेकिन दुश्मन एक ही है। तो वहां पर एक यूनिटी पैदा लेती है, ठीक है, और इसी चीज से फिर वो इमोशन का निर्माण होता है और फिर राष्ट्र का निर्माण होता है। बस यही बात यहाँ पर है। सो दिस चैप्टर विल ओवरऑल लुक ऑन दिस डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बिगिन
बीइंग इन 19th सेंचुरी ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या क्या हम लोग सीख लिया इसमें, क्या क्या समझने को है, ये देखो। एक सेकेंड। कि इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म, ठीक है, ट्रांजिशन फ्रॉम डायनेस्टिक एम्पायर्स टू नेशन स्टेजेस। जितने भी डायनेस्टिक ट्रांजिशन देखने को मिला कि डायनेस्टिक एम्पायर से अब हम कहाँ किसकी ओर आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोग बढ़ रहे थे नेशन स्टेट्स की ओर। डायनेस्टिक एम्पायर से मूव कर रहे हैं किसके, नेशन स्टेट्स की ओर। उसके अलावा मॉडर्न स्टेट वर्सेस नेशन स्टेट, ठीक है, मॉडर्न स्टेट एक्सरसाइजेस सॉवरेन कंट्रोल ओवर डिफाइंड टेरिटरी थ्रू सेंट्रलाइज पावर। देखो अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन हमें जानने को यहाँ मिलता है कि, एक सेकेंड, कि मॉडर्न स्टेट जो है सॉवरेन कंट्रोल रखता है एक डिफाइंड टेरिटरी थ्रू सेंट्रलाइज पावर। नेशन स्टेट क्या है, तो नेशन स्टेट इमर्जेस व्हेन इट्स सिटीजन डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री व्हिच इज शेप्ड थ्रू स्ट्रगल्स एंड लीडरशिप। तो ये आपके लिए बिल्कुल नोट करने की बात है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ नेशन स्टेट, तो ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट इज अ मॉडर्न स्टेट, तो मॉडर्न स्टेट लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के सामने आ रहा है। उसके बाद रोल ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, अब नेशनलिज्म का इनमें क्या रोल है, ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप 19th century became a transformative force reshaping Europe politically and socially। उसके बाद एग्जाम रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है आपके नोट्स के लिए, ठीक है, जो आपके काफी काम आने वाला है। वो है कि 1848 में जो ये फ्रेडरिक सोयो का विजन है, ठीक है, हाँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए। 1848 सोरियो, फ्रेडरिक सोरियो का विजन। उसके बाद सिंबोलिज्म, ठीक है, ट्राई कलर ब्लैक रेड जर्मनी का हो गया, रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर फ्रांस का हो गया, हेवनली फिगर्स फ्रेटर्निटी वगैरह को दर्शाता है, ये सब चीज हो गया। उसके बाद नेशन स्टेट क्या हो गया वो समझ में आया। नेशनलिज्म की शुरुआत होती है यहाँ पर, विचारधारा की शुरुआत होती है, ये समझ में आया। और इसी तरीके से लास्ट में होता है कि दिस पीरियड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म एंड द बर्थ ऑफ नेशन स्टेट व्हिच रीडिफाइन द गवर्नेंस एंड आइडेंटिटी ऑफ यूरोप। ठीक है, तो इन दो पेजों में, दो पन्नों में हम लोगों को क्या इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म को विजुअलाइज किया गया, एक यूटोपियन विजन लिया गया फ्रेडरिक सोयो के द्वारा। ठीक है, अब अगले सेक्शन में हम लोग, अगले पार्ट में, जब फ्रांस में ये चीज़ों की शुरुआत होती है, वहां से कैरी ऑन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में रहने देते हैं ताकि इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाए। बहरहाल कोई दिक्कत अगर हो, कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, तो अगर आपको लगे कि कुछ और ज़्यादा समझना, चूंकि लास्ट मोमेंट अभी चल रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से समझाने का प्रयास करूँ कि वो बहुत ज़्यादा इलेबोरेटिव भी ना हो और जो भी समझाया गया वो बहुत कम भी ना हो, है ना, सो दैट बातें आप तक सही तरीके से पहुंचे, एग्जाम रिलेटेड हो और हिस्ट्री के एक इतने बड़े से सेक्शन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको के सामने पेश किया जाए। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो देखिए, समझिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, नहीं लगा। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे जहां पे हम लोग फ्रेंच रिवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ द नेशन को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।